विपक्ष के कई नेताओं के बीच एक बैठक होती है। बैठक के बाद विपक्ष की तरफ से कहा गया कि हम सभी दल मिलकर लोकसभा चुनाव में जाएंगे। मतलब सारे दल एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। विपक्ष की बढ़ती एकजुटता से सत्ता पक्ष परेशान होने लगता है। इसके बाद मार्च महीने में रविवार के दिन विपक्ष दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल जनसभा करता है। ठीक उसी दिन प्रधानमंत्री की ओर से कहा जाता है कि विपक्ष के लोग किसी सकारात्मक योजना के साथ मंच पर नहीं आए हैं, बल्कि ये लोग व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री के खिलाफ खड़े हो गए हैं। इनका गठबंधन जरूर नया है, लेकिन उद्देश्य वही पुराना है। प्रधानमंत्री को हटाना है, व्यक्ति को हटाना है। व्यक्तिगत द्वेष के चलते ये विपक्ष का गठबंधन बना है। ये सिर्फ प्रधानमंत्री को हटाना चाहते हैं। नमस्कार, चुनावी किस्से में एक बार फिर आपका स्वागत है। जो बातें अभी मैंने कही, ये बातें आपको भले ही हाल के वक्त की याद दिलाती हो, यानी आपको लग रहा हो कि 2024 के जो चुनावी परिदृश्य हैं उसी का वाकया है, लेकिन ये सब आज से 47 साल पहले हुआ था। जी हाँ, चुनावी किस्सों में इस बार बहुत दिलचस्प तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं भारत की राजनीति में किस तरीके से इतिहास अपने को दोहराता है वाली कहावत चरितार्थ होती हुई दिख रही है। वहीं घूम फिरकर भारत की राजनीति कैसे पहुंच जाती है। अब तक चुनावी किस्से को आपने जो प्रतिसाद दिया है उसके लिए हम आपके आभारी हैं। इसको लाइक शेयर करते रहिए, टिप्पणी भी भेजिए, और कोई चुनावी किस्सा आपको दिलचस्प लगे तो वो बताइए। आपके जहन में कोई ऐसा चुनावी किस्सा हो तो वो भी हमको टिप्पणी में लिख भेजिए, या आपका मेल आईडी बता दीजिए। हम संपर्क करेंगे, आपसे चुनावी किस्सा लेंगे, सुनेंगे, और उसी के साथ इसका जिक्र चुनावी किस्से में भी करेंगे। आज का चुनावी किस्सा सुनकर इसीलिए हमको लगता है कि वक्त भले ही बदल जाए, लेकिन सत्ता और विपक्ष की भूमिका एक सी रहती है। दरअसल एक बड़े पत्रकार ने ये कहा था कि कांग्रेस किसी पार्टी का नाम नहीं है, कांग्रेस एक फिनोमिना है। जो भी सत्ता में आएगा वो शनैः शनैः कांग्रेस हो जाएगा। बहुत बड़ी बात, बहुत दूरदृष्टि के साथ कही गई थी, और वो चरितार्थ भारत की राजनीति में पूरी तरह होती हुई दिखाई दे रही है। किस्से की शुरुआत साल 1977 की जनवरी से होती है। देश में आपातकाल को लगे 18 महीने हो चुके थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यह ऐलान करती हैं कि देश में हालात सामान्य हो चुके हैं, इसलिए जल्द ही चुनाव कराए जाएंगे। इंदिरा के ऐलान के साथ ही विपक्षी नेताओं को देश भर की जेलों से रिहा किया जाने लगता है। अगले ही दिन जनसंघ, लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस ओ के नेताओं की दिल्ली में मुलाकात होती है। इस बैठक के बाद कांग्रेस ओ के नेता मोरारजी देसाई प्रेस को बताते हैं कि बैठक में शामिल दलों ने अगला चुनाव एक ही चुनाव चिन्ह और एक ही पार्टी के झंडे तले लड़ने का फैसला ले लिया है। 23 जनवरी 1977 को जनता पार्टी नाम से यह दल अस्तित्व में भी आ जाता है। जयप्रकाश नारायण इसके नेता बनते हैं। बहुत दिलचस्प वाकया है, बहुत ध्यान से सुनिए। नए दल के गठन के 10 दिन बाद ही कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। 1975 में जिस नेता ने संसद में आपातकाल का प्रस्ताव रखा था, वही नेता इंदिरा गांधी का साथ छोड़ देता है। जी हाँ, वो नेता होते हैं बाबू जगजीवन राम। जगजीवन राम का इस्तीफा आने वाले तूफान का संकेत दे देता है। उस दौर में दलितों के सबसे बड़े नेता का कांग्रेस से नाता तोड़ना इंदिरा गांधी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। कांग्रेस से इस्तीफे के बाद जगजीवन राम अपना दल बनाते हैं। फरवरी 1977 में उनकी नई पार्टी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी अस्तित्व में आती है। जी हाँ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बाबू जगजीवन राम की पार्टी। जगजीवन राम का साथ देते हैं हेमवती नंदन बहुगुणा, नंदिनी सतपथी और राजमंगल जैसे कद्दावर बड़े नेता। कांग्रेस विरोधी मतों का विभाजन रोकने के लिए जगजीवन राम की पार्टी और जनता पार्टी में भी गठबंधन हो जाता है। 6 मार्च 1977 दिन रविवार, विपक्ष रामलीला मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन करता है।
ये रैली विपक्ष के चुनावी अभियान की शुरुआत थी। उस वक्त देश में सिर्फ एक टीवी चैनल होता था और ये चैनल सरकार के नियंत्रण में था। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज जिस तरह के आरोप, जिस तरह की तोहमतें और जिस तरह के छींटाकशी सत्ता पक्ष पर होती है, लोगों को रोकने की, बातों को रोक, सही गलत में नहीं पढ़ रहे हैं, गलत तो है ही, किसी भी अभिव्यक्ति को, विचार को रोकना गलत है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसा सिर्फ अभी हो रहा है तो इस किस्से को सुनिए। रामलीला मैदान में विपक्ष की सभा हो रही थी और जिस वक्त रामलीला मैदान में रैली हो रही थी उस वक्त टीवी पर उस समय की सबसे सुपरहिट फिल्म बॉबी दिखाई जा रही थी। जी हाँ, बॉबी फिल्म, सुपरहिट फिल्म जिसका उस वक्त टीवी पर आने का कोई कारण नहीं था। कहा जाता है कि ऐसा इसलिए किया गया कि जिससे जनता टीवी पर चिपक कर बैठी रहे और विपक्ष की रैली विफल हो जाए। सरकारी नियंत्रण वाले टेलीविजन चैनल का सत्ता पक्ष ने इस तरीके से दुरुपयोग किया, यह आरोप था, आरोप। पर इसके बाद भी बॉबी पर बाबू और जेपी भारी पड़े और यह कहा भी गया कि बाबू जो हैं, बाबू मतलब बाबू जगजीवन राम, बॉबी पर भारी पड़ गए हैं। रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण को सुनने लाखों लोग पहुंचे। रैली में विपक्ष के कई नेताओं ने भाग लिया। ठीक उसी दिन इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जयप्रकाश नारायण का साक्षात्कार छपा एक साथ। इस साक्षात्कार में इंदिरा ने कहा कि जनता पार्टी के लोग किसी सकारात्मक योजना के साथ एक मंच पर नहीं आए हैं, ये सभी अपने पुराने उद्देश्य इंदिरा हटाओ के लिए ही एकजुट हुए हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। चुनाव प्रचार शुरू हुआ। एक तरफ इंदिरा चुनाव प्रचार का चेहरा थी तो दूसरी ओर जयप्रकाश नारायण। बढ़ती उम्र, गिरते स्वास्थ्य की परवाह किए बिना जयप्रकाश देश भर में रैलियां कर रहे थे। सिर्फ डायलिसिस करवाने के लिए ही जयप्रकाश चुनाव प्रचार से ब्रेक लेते थे। देखिए किस तरह का जीवट, किस तरह की जिजीविषा जयप्रकाश नारायण में थी। किडनियों में दिक्कत थी, खराब थी, इसलिए डायलिसिस करवाना पड़ता था और वो डायलिसिस करवाने के लिए ही प्रचार से ब्रेक लेते थे, नहीं तो चुनाव प्रचार धुआंधार तरीके से जारी था। बहरहाल अपनी रैलियों में वो आपातकाल की यातनाओं की याद दिलाते थे। जनता से कहते कि अगर कांग्रेस वापस आती है तो पिछले 19 महीने का आतंक अगले 19 साल की यातना बन जाएगा, जबरन नसबंदी को फिर से लागू किया जाएगा। विपक्ष यह प्रचार करने में लगा था कि कांग्रेस अब वो कांग्रेस नहीं रही, बल्कि ये इंदिरा के परिवार की जागीर बन चुकी है। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी अपनी रैलियों में इन आरोपों का लगातार खंडन कर रही थी, अपने परिवार के त्याग और सेवा की लोगों को याद दिला रही थी। इतिहासकार रामचंद्र गुहा लिखते हैं कि 20 मार्च 1977 की रात को आम चुनाव के नतीजे दिल्ली के अखबार के दफ्तरों के सामने चस्पा कर दिए गए। अखबारों ने यह खबर पूरे देश में फैला दी कि लोगों ने जनता पार्टी के पक्ष में बढ़ चढ़कर मतदान किया है और आपातकाल के सभी सूत्रधार चुनाव में खेत रहे। नतीजे इंदिरा गांधी के लिए बहुत बड़ा झटका थे। स्वाभाविक है, खुद प्रधानमंत्री अपने गढ़ रायबरेली से हार गई थी। कांग्रेस की धुरी बन चुके इंदिरा के बेटे संजय गांधी भी अमेठी से हार गए। जी हाँ, केवल राहुल गांधी ही अमेठी से चुनाव नहीं हारे हैं स्मृति ईरानी के हाथों, संजय गांधी भी उस लहर में चुनाव हार गए थे अमेठी से। उन्हें एक सामान्य पृष्ठभूमि के छात्र नेता ने हरा दिया था। इंदिरा संजय के साथ उत्तर प्रदेश की सभी 85 सीटों पर कांग्रेस को हार मिली। इसी तरह पड़ोस के बिहार की सभी 54 सीटों पर भी कांग्रेस हार गई। इसी तरह मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कांग्रेस को सिर्फ एक सीट पर जीत मिली। उत्तर में पूरी तरह साफ हुई कांग्रेस को बस दक्षिण से ही कुछ राहत की खबरें मिली। कहते हैं कि दक्षिण में आपातकाल को उतने आक्रामक तरीके से लागू नहीं किया गया था, इसी वजह से कांग्रेस को यहाँ कम नुकसान हुआ। 540 सीटों की लोकसभा में कांग्रेस केवल 154 सीटों पर सिमट गई। जी हाँ, इतने बुरे के बाद भी वैसा प्रदर्शन तो कांग्रेस का नहीं था जैसा अभी है, 44 सीटों वाला। लेकिन जबरदस्त प्रचंड जीत वाली इंदिरा गांधी, जिन्होंने आपातकाल लगाया और उसके बाद उनको लगा कि अब स्थिति ठीक है और चुनाव कराना चाहिए, वो निर्णय उनके लिए गलत साबित हुआ और वो केवल 154 सीटों पर सिमट गई। भारतीय लोकदल को 295 सीटें मिली। कांग्रेस ओ ने 3 सीटें जीती। इस तरह जनता पार्टी और CDF का गठबंधन 298 सीटें जीतने में सफल रहा। इन नतीजों के साथ ही देश की आज़ादी के बाद से चले आ रहे कांग्रेस के शासन पर
पहली बार ब्रेक लग गया। जी हाँ, पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। इसके आगे का इतिहास हम सब जानते हैं। ये सरकार लंबी नहीं चली, लेकिन इतिहास में दर्ज हो गया कि कांग्रेस पहली बार सत्ता से बाहर हो गई। तो है ना दिलचस्प किस्सा। इसी तरह के दिलचस्प किस्से जानने, सुनने और समझने के लिए आप देखते रहिए अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।